Today I'm going to discuss preparation and strategy for SSC JEE 2019. So basically in this course, first of all I will discuss notification of SSC JEE 2019. Next we discuss exam pattern, a scheme of the examination. Next we discuss detailed syllabus of SSC JEE including non-technical part. Next we discuss your general queries related to SSC JEE. Next we discuss success mantra to crack SSC JEE 2019, and finally I'll discuss your mistake in your preparation. Okay, so let's get started. तो अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो गाइस जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है सबमिट करने की वो स्टार्ट हो चुकी हैं 1 फरवरी 2019 से, और इसकी जो एंड डेट है वो है 25 फरवरी 2019। तो अगर हम सैलरी की बात करें तो ये ग्रुप बी पोस्ट है, लेकिन ये नॉन गेजेटेड है। ओके, लेवल 6 के अंदर आती है, और यहाँ पे जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 35,400 टू 1,12,400 रुपीज ओनली। ओके, और ये जो सैलरी रहेगी ये रहेगी पे मैट्रिक्स ऑफ 7 सेंट्रल पे कमीशन। ओके, तो ओवरऑल आपके जो इन हैंड जो सैलरी रहेगी वो अराउंड 40 प्लस ही रहने वाली है। तो अगर हम इसकी एप्लीकेशन की फी की बात करें तो गाइस इसकी एप्लीकेशन की फीस बहुत ही कम होती है, ओनली 100 रुपीज। ओके, तो अब हम बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, या हम ये कह सकते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो गाइस अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एसएससी जेईई में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो अगर आप पेपर 1 को क्वालिफाई करते हो देन यू आर एलिजिबल फॉर पेपर 2। ओके, तो हम सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 की। तो जो हमारा पेपर 1 होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और उसकी जो एग्जाम की डेट अनाउंस की गई है वो है 23 सितंबर 2019 टू 27 सितंबर 2019। ओके, और अगर इसके मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये जो हमारा पेपर 1 होगा ये होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। दैट मीन्स इसे आपको ऑनलाइन देना होगा कंप्यूटर पर। और अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो जो इसमें सब्जेक्ट हैं जिसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सेकंड नंबर पे जनरल अवेयरनेस, और थर्ड नंबर पर जनरल इंजीनियरिंग। दैट मीन्स आपका जो कोर सब्जेक्ट होता है। दैट मीन्स अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस रहेंगे, अगर आप मैकेनिकल या सिविल से हो तो आपके रिलेटेड ब्रांच के क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, तो अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो भाई जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं 50, जनरल अवेयरनेस से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50, जनरल इंजीनियरिंग से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100। ओके, और अगर हम मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो गाइस मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से कितने मैक्सिमम मार्क्स हैं 50, जनरल अवेयरनेस से कितने मैक्सिमम मार्क्स हैं 50, और जनरल इंजीनियरिंग से कितने मैक्सिमम मार्क्स हैं 100 है। तो यहां पर जितने मैक्सिमम मार्क्स हैं उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं। दैट मींस ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहने वाला है 1 मार्क का। ओके, और अगर हम ड्यूरेशन और टाइमिंग की बात करें तो गाइस इस एग्जाम को देने की जो ड्यूरेशन है वो है 2 आवर्स। तो जो पेपर 1 होगा उसकी ड्यूरेशन होगी 2 आवर्स। ओके, तो अगर हम पेपर 1 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो वो कितने हैं 120। दैट मीन्स 50-50 तो पूछे जा रहे हैं रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से, और 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जनरल इंजीनियरिंग से। दैट मीन्स टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 200, मैक्सिमम मार्क्स भी कितने हो गए 200, लेकिन टाइमिंग कितनी है 2 आवर्स। दैट मीन्स 120 मिनट्स। तो 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं, तो भाई यहां पर जो टाइमिंग है वो बहुत ही कम होती है। ओके, तो इसलिए जो टाइम मैनेजमेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है हमारे इस कोर्स का। तो इस कोर्स में मैं आपको बताऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट आपको किस तरीके से करना है अगर आप चाहते हो कि पेपर 1 आपका काफी अच्छे मार्क्स से स्कोर हो। काफी अच्छे मार्क्स से मैं यहां पर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गाइस पेपर 1 के मार्क्स वो आपके पेपर 2 में भी ऐड होंगे। तो फाइनली जो आपका जो मेरिट बनेगी उसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही मार्क्स कंबाइन होंगे, उसके बाद ही आपकी मेरिट बनेगी। तो यहां पर जो पेपर 1 है वो केवल क्वालिफाइंग ही नहीं है, वो क्वालिफाइंग तो करना है उसको, लेकिन उसके मार्क्स भी ऐड होंगे।
ओके, तो हमारा टारगेट केवल क्वालिफाई करना नहीं है, हमें वहां पे अच्छे मार्क्स भी स्कोर करने हैं, तभी हमारे चांसेस बनेंगे फाइनल सिलेक्शन में। ओके, तो ये तो बात हुई पेपर 1 की। और अगर हम पेपर 2 की बात करें तो इस पेपर 2 का जो टाइप रहने वाला है वो रहने वाला है डिस्क्रिप्टिव टाइप। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है सब्जेक्टिव रहने वाला है, दैट मीन्स नॉन कन्वेंशनल। ओके, और अगर इसकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें जो अनाउंस की गई है वो है 29 दिसंबर 2019। ओके, और अगर हम मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहने वाला है रिटन एग्जामिनेशन, दैट मीन्स ये एग्जाम आपको रिटन लिखना होगा पेपर के ऊपर, सब्जेक्टिव एग्जाम की तरह। और अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, ओनली 1 सब्जेक्ट है, जनरल इंजीनियरिंग। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो तो ओनली इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस रहेंगे, अगर आप मैकेनिकल या सिविल से हो तो आपकी रिलेटेड ब्रांच के क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन पेपर 2 में ओनली आपका कोर सब्जेक्ट ही पूछा जाएगा, वहां पर जनरल अवेयरनेस या रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं रहने वाले। और अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इस नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं 6, लेकिन 6 में से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं ओनली 5। ओके, और अगर मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो इस मैक्सिमम मार्क होते हैं 300 मार्क का होता है हमारा पेपर 2। दैट मीन्स ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का हुआ, हमें अटेम्प्ट करने हैं 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन पूछे आएंगे, हमें अटेम्प्ट करने हैं 5, और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 300। दैट मीन्स ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहने वाला है, 60 मार्क का रहने वाला है। ओके, तो 60 मार्क का रहेगा 1 क्वेश्चन फॉर पेपर 2, और टाइमिंग इसकी सेम ही रहेगी 2 आवर्स। ओके, तो ये रहेगा हमारे पेपर 2 का पैटर्न। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। जैसे कि आप जानते हो कि जो रीजनिंग है उसकी वेटेज कितनी है, 50 मार्क्स। तो इस 50 मार्क्स की आएगी हमारी रीजनिंग। तो अगर हम रीजनिंग के लेवल की बात करें तो भाई रीजनिंग का जो इसमें लेवल रहता है वो रहेगा इजी टू मॉडरेट। तो अगर अपनी रीजनिंग की काफी अच्छे से प्रिपरेशन की है तो आप रीजनिंग में अराउंड 45 प्लस मार्क्स इजीली ला सकते हो। और गाइज यहाँ पे रीजनिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रीजनिंग के जो मार्क्स हैं वो हमारे जो फाइनल जो हमारे मार्क्स होंगे उसमें ऐड होंगे, इसलिए जो रीजनिंग है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है हमारे पेपर 1 के लिए। तो इसलिए आप जितना ज्यादा से ज्यादा स्कोर करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा, आपके जो मार्क्स हैं फाइनली वो आपके काफी अच्छे मार्क्स बनेंगे। तो इसलिए सबसे स्कोरिंग पोर्शन अगर मैं कहूं पेपर 1 में तो गाइज वो है रीजनिंग। तो रीजनिंग में तो आपको 45 प्लस मार्क्स तो जरूर लानी ही है, और आप वो ला भी सकती हो क्योंकि गाइज लेवल है वो बहुत ही इजी रहता है रीजनिंग का। तो आप इजीली 45 प्लस मार्क्स ला सकते हो इन रीजनिंग। तो अब हम बात करेंगे कि गाइज जो रीजनिंग है उसमें कहां से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिगर रिलेटेड जो पजल है यहां से 3 to 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर फिगर रिलेटेड पजल की बात करें तो जैसे कि क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछ सकता है, नंबर ऑफ स्क्वायर पूछ सकता है, या वो ट्राइंगल और स्क्वायर्स को सुपर इम्पोज करके ये पूछ सकता है कि गाइज इस रीजन में कितने लोग हैं या उस रीजन में कितने लोग हैं। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अल्फाबेटिकल सीक्वेंस से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके बाद अगर हम ओड वन आउट की बात करें तो ओड वन आउट से लगभग 7 to 9 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको ओड वन आउट को काफी अच्छे से प्रिपेयर करना है। जैसे कि आपको 4 ऑप्शंस गिवन होंगे और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो बाकी 3 ऑप्शन से सिमिलर नहीं है। ओके, तो आपको ओड वन आउट के जो क्वेश्चन है उनकी जो प्रिपरेशन है काफी अच्छे से करनी है क्योंकि गाइस ओड वन आउट से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो गाइस पेपर फोल्डिंग से 1 से 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से 3 to 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ब्लड रिलेशन से 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर सीरीज से 3 to 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो सिलेक्शन ऑफ रिलेटेड वर्ड, लेटर एंड नंबर से 7 to 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम इसमें बात करें तो गाइस इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेंगे कि कोई भी नंबर होगा, सपोज 2:2, 3:2, 4:2, और उसके बाद स्पेस होगा और आपको बताना है कि यहाँ पर क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पर नंबर की जगह पर लेटर भी हो सकता है और वर्ड भी हो सकता है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, अराउंड 7 to 9 मार्क्स के। तो इससे आपको काफी अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कंप्लीट द फिगर से 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एम्बेडेड फिगर से 1 क्वेश्चन आता है, मीनिंगफुल ऑर्डर से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं,
और इसके बाद अगर हम बात करें तो सिलोजिज्म से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो सिलोजिज्म को आपको काफी अच्छे से प्रिपेयर करना है। एनालॉजी की बात करें तो एनालॉजी से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिसिंग कैरेक्टर से 1 to 2 मार्क, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 2 to 3 मार्क, वाटर एंड मिरर इमेज से 2 मार्क, मैट्रिक्स से 1 मार्क, अल्फाबेटिकली कोडिंग से 4 to 5 मार्क। और अगर इसके बाद अगर हम डाइस की बात करें तो गाइस डाइस से 1 to 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो ये रहेगा हमारा रीजनिंग का पोर्शन। तो रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो काफी सिंपल होता है, इसे आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है या जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, अब हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। नेक्स्ट इज, तो अगर हम एसएससी जेईई के लिए जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा फोकस रहता है साइंस के ऊपर। दैट मीन्स जो साइंस के क्वेश्चंस होंगे वो सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे। और साइंस में जो मेजर फोकस रहेगा, इसमें सबसे पहले फोकस रहेगा एनवायरमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी। तो यहां से 5 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट आर बेस्ड ऑन एनवायरमेंट। और एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होंगे, जैसे कि ओजोन पर क्वेश्चन आ सकता है, और जो हमारी लेयर्स होती हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकता है, पोल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, अर्थक्वेक्स रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकता है। और जितने भी एनवायरमेंट रिलेटेड डेज हैं, जैसे कि अर्थ डे, वाटर डे और पोल्यूशन से भी जो रिलेटेड डेज हैं उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। और अगर इसके बाद हम बात करें तो गाइस बायोलॉजी से 5 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, फिजिक्स से 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं, और केमिस्ट्री से भी 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इसके अलावा इसमें कंप्यूटर से भी 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और 3 से 4 क्वेश्चंस आपको इकोनॉमिक्स पर भी मिल सकते हैं। पहले तो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, लेकिन आजकल इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, लेकिन ये क्वेश्चंस केवल बेसिक इकोनॉमिक्स के रहेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो गाइस हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस रहेंगे वो केवल मिडिवियल और मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे। एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। इसके बाद कल्चर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दैट मीन्स कल्चर की अगर हम बात करें तो फोक डांस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो गाइस बुक्स एंड ऑथर से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। जनरल पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, और अगर हम लास्ट में देखें तो गाइस वर्ल्ड हिस्ट्री से भी इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है हमारा डिटेल्ड सिलेबस जनरल अवेयरनेस का। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि इनमें से भी कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको जरूर कवर करना चाहिए, तो गाइस वो है जनरल साइंस। जनरल साइंस आपको जरूर कवर करनी है। दूसरा अगर हम बात करें तो हिस्ट्री आपको जरूर कवर करनी है। और तीसरी अगर हम बात करें तो जो जनरल पॉलिटी है वो भी आपको जरूर कवर करनी है। ओके, तो ये तीनों पोर्शन आपको जरूर कवर करने हैं जनरल अवेयरनेस में। तो ये था नॉन टेक्निकल पार्ट का डिटेल्ड सिलेबस। तो गाइस सबसे पहले अगर हम देखें तो गाइस बेसिक नेटवर्क से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, 30 to 35 मार्क्स। तो गाइस सबसे ज्यादा वेटेज है बेसिक नेटवर्क की। ओके, तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो गाइस इसमें डिफरेंट सेक्शन हैं। जैसे कि अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग देम। ओके, तो इसमें आपको यह पता होना चाहिए कि रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी एंड देयर यूनिट्स। ओके, इसके बाद अगर हम देखें तो गाइस सर्किट लॉ में क्या पूछा जाता है, किरचॉफ लॉ एंड सिंपल सर्किट सॉल्यूशन यूजिंग नेटवर्क थ्योरम। ओके, इसके बाद अगर हम देखें तो गाइस पूछा जाता है हमसे मैग्नेटिक सर्किट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक सर्किट में हमें यह पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स क्या होता है, एमएमएफ क्या होता है, रिलेक्टेंस क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स हो गए लाइक डाईमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरीमैग्नेटिक मटेरियल। ओके, तो फ्लक्स क्या होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन वाला जो हमारा कोर्स है उसमें हमने फ्लक्स क्या होता है, एमएफ क्या होता है, रिलेक्टेंस क्या होता है, इसको हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया है। ओके, जैसे कि अगर हम रिलेक्टेंस की बात करें, रिलेक्टेंस इज L/μA। तो गाइस रिलेक्टेंस पे लास्ट ईयर में ही क्वेश्चन पूछा गया है। ओके,
और इसके बाद अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक कैलकुलेशन फॉर कंडक्टर्स एंड डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन लाइक स्ट्रेट, सर्कुलर एंड सोलेनोइडल। तो ये हम डिस्कस कर लेंगे जब हम डिफरेंट टाइप के एसएससी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि जो स्ट्रेट वायर के लिए या सर्कुलर या सोलेनोइडल के लिए हम किस तरीके से मैग्नेटिक कैलकुलेशंस करते हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टर्स के लिए। ओके, इसके बाद अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन वाले कोर्स में। इसके बाद अगर हम देखें तो एसी फंडामेंटल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हमसे ये पूछा जाता है कि इंस्टेंटेनियस, पीक, आरएमएस और एवरेज वैल्यू हमसे पूछी जाती हैं फॉर डिफरेंट अल्टरनेटिंग वेव्स के लिए, लाइक स्क्वायर वेव होगी, ट्रायंगुलर वेव होगी या साइनोसॉइडल वेव होगी। तो डिफरेंट वेव्स के लिए हमसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू पूछी जाती है। ये हम तब डिस्कस करेंगे जब हम ये नेटवर्क एनालिसिस में आगे हम डिस्कस करेंगे एसी एनालिसिस को। तो एसी एनालिसिस में हम डिफरेंट वेवफॉर्म के इंस्टेंटेनियस, पीक, आरएमएस और एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो ये पोर्शन आपका तब क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनोसॉइडल वेव फॉर्म सिंपल सीरीज एंड पैरेलल एसी सर्किट किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, जिसमें क्या हो, आरएल हो, सी हो। और इसके बाद अगर हम देखें तो रेजोनेंस, तो रेजोनेंस पे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। और इसके बाद अगर हम देखें तो गाइस टैंक सर्किट पर भी क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। ओके, जैसे कि अगर हम बात करें तो गाइस एसएससी जेई के अंदर काफी सारे सेट्स होते हैं, तो गाइस किसी पर्टिकुलर सेट में जरूर टैंक सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चंस होता ही है हर साल। उसके बाद अगर हम बात करें तो पॉलीफेज सिस्टम से स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन, 3 फेज पावर, डीसी एंड साइनोसॉइडल रिस्पॉन्स ऑफ आरएल एंड आरसी सर्किट। तो स्टार टू डेल्टा कनेक्शन किस तरीके से करते हैं, इनको हम किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और 3 फेज पावर किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं फॉर डीसी एंड साइनोसॉइडल रिस्पॉन्स ऑफ आर एल एंड आरसी सर्किट। ओके, ये हम डिस्कस करेंगे आगे नेटवर्क एनालिसिस के जो आगे आने वाले पार्ट्स हैं उनमें। इसके बाद अगर हम देखें तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन। वेटेज देखें तो कितनी है, 25 to 30 मार्क्स। तो बेसिक नेटवर्क के बाद अब हम सेकंड नंबर पे जो हमारा हाईएस्ट वेटेज वाला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल मशीन। तो भाई यहाँ इलेक्ट्रिकल मशीन उतनी ज्यादा डिटेल्ड में या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो वो नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करने के लिए आपको थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसमें अगर हम देखें तो भाई डीसी मशीन में कंस्ट्रक्शन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर, जनरेटर, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड कंट्रोल, स्टार्टिंग मेथड ऑफ ब्रेकिंग लाइक डायनामिक ब्रेकिंग, प्लगिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ये आपको पता होना चाहिए। लॉसेज एंड एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन, तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें तो गाइस ट्रांसफार्मर में सिंगल फेज और 3 फेज दोनों ही ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कंस्ट्रक्शन के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के बारे में, किस तरीके से काम करता है हमारा ट्रांसफार्मर, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम के बारे में आपको पता होना चाहिए। वोल्टेज रेगुलेशन से क्वेश्चन जरूर आता है। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। लॉसेज एंड एफिशिएंसी से क्वेश्चन आ सकता है। इफेक्ट ऑफ वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, वेवफॉर्म ऑन लॉसेज। इसके बाद में पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज एंड 3 फेज ट्रांसफार्मर एंड ऑटो ट्रांसफार्मर। तो गाइस यहां से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो गाइस इंडक्शन मोटर से क्वेश्चन आते हैं। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, आरएमएफ क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, इक्विवेलेंट सर्किट, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टार्टिंग एंड स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, मेथड ऑफ ब्रेकिंग, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी वेरिएशन ऑन टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो गाइस इंडक्शन मशीन से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। इसमें आपको स्लिप के बारे में पता होना चाहिए, आरएमएफ क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए, किस तरीके से काम करती है, स्पीड कंट्रोल मेथड क्या है, स्टार्टिंग मेथड क्या है, ब्रेकिंग मेथड्स क्या हैं, तो इन सब के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें तो गाइज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से 10 to 15 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, जिससे बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उनकी वर्किंग क्या है, लाइक पीएन जंक्शन डायोड क्या किस तरीके से काम करता है, ट्रांजिस्टर की वर्किंग कैसी है, एनपीएन एंड पीएनपी टाइप दोनों की,
बीजेटी और जेएफईटी इन डिवाइसेस की आपको वर्किंग पता होनी चाहिए और इनसे रिलेटेड कुछ सिंपल सर्किट्स के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए कि उनमें किस तरीके से हम डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स को फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो गाइस मेजरमेंट नंबर 4 पर है, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसकी वेटेज है 10 to 15 मार्क। ओके, तो गाइस अगर हम इसकी बात करें तो गाइस ये हम पूरा का पूरा डिस्कस कर चुके हैं। मैंने मेजरमेंट के ऊपर 10 कोर्सेज अपलोड किए हैं जिसमें मैंने कंप्लीटली डिस्कस किया है मेजरमेंट वाले टॉपिक को। ओके, तो इसमें अगर हम देखें तो गाइस यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं मेजरमेंट ऑफ पावर, सिंगल फेज एंड 3 फेज दोनों के लिए, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एनर्जी, 2 वॉट मीटर मेथड से क्वेश्चन आ सकते हैं। 3 फेज पावर मेजरमेंट मतलब 2 वॉट मीटर की हेल्प से किस तरीके से हम 3 फेज पावर को हम मेजर करते हैं। मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फेज एंगल, अमीटर और वॉट मीटर से क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें मूविंग ऑयल हो गया, सॉरी यहाँ पे मूविंग कॉइल होगा, ऑयल नहीं होगा, मूविंग आयरन टाइप हो गया। ओके, तो यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ वॉट मीटर, मल्टीमीटर। ओके, मगर से क्वेश्चन आ सकते हैं, एनर्जी मीटर से क्वेश्चन आ सकते हैं, एनर्जी मीटर फॉर एसी ब्रिजेस। ओके, एसी ब्रिजेस से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। यूज ऑफ सीआरओ, सिग्नल जनरेटर। और अगर इसके बाद हम बात करें तो गाइज करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। उनका यूजेस क्या है ये भी पूछा जा सकता है, और अर्थ फॉल्ट डिटेक्शन। तो ये रहेगा हमारा मेजरमेंट का सिलेबस। तो मेजरमेंट के सिलेबस के लिए आपको वरी करने की नीड नहीं है। इसके सारे जो डिफरेंट टाइप के जितने भी पार्ट्स हैं वो मैं अपलोड कर चुका हूं, बस आप उन सारे पार्ट से गो थ्रू हो जाइए। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एसएससी जेईई के प्री और मेंस दोनों में, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें तो गाइस नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, और इसकी वेटेज कितनी है 10 to 15 मार्क। इसमें आपसे डिफरेंट टाइप के जो पावर स्टेशन हैं जिसमें आपसे लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर, कॉस्ट ऑफ जनरेशन, इंटरकनेक्शन ऑफ पावर स्टेशन, यहां से क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर, यहां से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। इसके बाद में अगर हम देखें तो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन नहीं आता है। वेरियस टाइप ऑफ टैरिफ से क्वेश्चन आ सकता है। टाइप ऑफ फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट करंट एंड सिमेट्रिक फॉल्ट, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। स्विच गियर से देखें तो गाइज सर्किट ब्रेकर की रेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं कि हाईएस्ट रेटिंग किसकी होती है, लोएस्ट किसकी होती है। इसके बाद अगर हम देखें तो प्रिंसिपल ऑफ आर्क एक्सटेंशन बाय ऑयल एयर, ये इंपॉर्टेंट है। एचआरसी फ्यूज इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थ लीकेज ओवर करंट बिकॉज रिले, ये इंपॉर्टेंट है। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन ऑफ जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, प्रोटेक्शन ऑफ फीडर एंड बस बार। लाइटिंग अरेस्टर से क्वेश्चन आपको मिल सकता है देखने को। वेरियस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। कंपैरिजन ऑफ कंडक्टर, एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट सिस्टम, केबल, डिफरेंट टाइप ऑफ केबल्स, केबल रेटिंग एंड डी रेटिंग फैक्टर। तो गाइस यहां से एक क्वेश्चन पक्का आ सकता है केबल से, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के केबल्स के बारे में पता होना चाहिए, उनकी रेटिंग किस तरीके से फाइंड आउट करती हैं और डी रेटिंग फैक्टर क्या होता है। ओके, तो ये रहेगा हमारे पावर सिस्टम का सिलेबस। नेक्स्ट अगर हम देखें तो गाइस ये जो 6th और 7th जो पार्ट है ये अक्सर स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं, खासकर बीटेक वाले स्टूडेंट ये जो 6th और 7th जो वाले जो पार्ट है इनको नहीं पढ़ के जाते, क्योंकि गाइस इसमें कंप्लीटली थ्योरेटिकल पोर्शन रहता है। ओके, और ये अक्सर बीटेक में इतना ज्यादा होता भी नहीं है, और उसके बाद जब हम गेट और ईएस की प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पर भी हमें ये वाले टॉपिक देखने को नहीं मिलते, तो यहां से बीटेक वाले स्टूडेंट मार खा जाते हैं। तो इन पोर्शन पे आपको ध्यान देना है, जिसमें अगर हम देखें तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पर, एस्टिमेशन ऑफ लाइटिंग स्कीम, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन्स, रेलिवेंट आई रूल्स, अर्थिंग प्रैक्टिस एंड आई रूल्स, तो ये आपको आना चाहिए। तो आप देख लीजिए, आप डिफरेंट टाइप के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको आप जब आप सोल्व करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें आपको यह पता होना चाहिए इल्यूमिनेशन में यूनिट्स आ सकती हैं। इल्यूमिनेशन की, लूमन की, कैंडेला की यूनिट्स आती हैं, पक्का आती हैं। हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है यहां से। हीटिंग, इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होती है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग क्या होती है, इसमें डिफरेंट टाइप्स पूछे जाएंगे आपसे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रिक ड्राइव एंड मोटर्स। ओके, तो भाई ये होती हैं 7 सेक्शंस, और इन 7 सेक्शन की वेटेज क्या है और इनके अंदर क्या डिटेल्ड सिलेबस है ये मैंने आपको इस लेसन में बताया है।
अब अगर हम बात करें तो कि इसको हम डिस्कस कैसे करेंगे, तो भाई जो पोर्शन मुझे डिटेल में डिस्कस करना है उसके मैं कोर्स अपलोड करूंगा, और जहां जो पोर्शन की हमें थ्योरी की इतनी नीड नहीं है उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन अपलोड करूंगा, और उस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के और क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहीं पर ही हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, ताकि हम अननेसेसरी टाइम ना वेस्ट करें ओनली थ्योरी पढ़ने में ही, क्योंकि फाइनली हमें करना तो न्यूमेरिकली है। तो भाई कुछ जनरल क्वेश्चन जो स्टूडेंट के माइंड में आते हैं वो ये होते हैं कि क्या उन्हें एसएससी जेईई 2019 के लिए कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। पहला क्वेश्चन तो ये आता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या पेपर 1 एसएससी जेईई और आरआरबी जेईई, क्या इन दोनों का पेपर 1 सेम होता है या नहीं होता है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि उन्हें बुक्स कौन कौन सी पढ़नी चाहिए। चौथा क्वेश्चन ये आता है कि क्या वो एसएससी जेईई का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और जो फाइनल क्वेश्चन है वो ये है कि क्या फाइनल ईयर स्टूडेंट एसएससी जेईई के लिए अपीयर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो चलिए अब वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चन को। तो अगर मैं कोचिंग की बात करूं तो गाइस एसएससी जेईई के लिए आपको कोचिंग मेरे अकॉर्डिंग नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको कोचिंग लेनी है तो आप गेट या ईएसए की कोचिंग ले सकते हो, लेकिन एसएससी जेईई की कोचिंग लेने का इतना बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ओके। और अगर मैं पेपर 1 की बात करूं एसएससी जेईई और आरआरबी जेईई के लिए, तो गाइस पेपर 1 अप्रोक्सीमेटली सेम है, ना कि पूरा सेम है। अप्रोक्सीमेटली यहां पर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि गाइस आपने देखा होगा कि आरआरबी जेईई के अंदर एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन एसएससी जेईई में ओनली रीजनिंग का पोर्शन रहता है। ओके। और अगर मैं बुक्स की बात करूं तो गाइस आप एसएससी जेईई के लिए जेबी गुप्ता, वीके मेहता और एस चांद पब्लिकेशन की बुक को प्रेफर कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको यह बताऊंगा कि इन बुक्स के अंदर आपको क्वेश्चन तो मिल जाएंगे, लेकिन जो उनके आंसर होंगे वो कई आंसर क्या हैं, रॉन्ग हैं। कुछ क्वेश्चंस के जो आपको ऑप्शंस के जो आंसर गिवन है वो रॉन्ग गिवन है। तो आप क्या करोगे कि उन क्वेश्चंस के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप वो उनका आंसर रट लोगे, जिससे क्या होगा कि आपको आगे एग्जाम में आप वैसा ही आंसर मार्क करके आओगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन के लिए तो आप इन बुक्स को प्रेफर कर सकते हो, लेकिन आंसर इन बुक्स में सारे के सारे सही हैं इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि इन बुक्स के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो गलत दिए हुए हैं। ओके। और अगर हम बात करें कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो तो गाइज एब्सोल्युटली आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, क्योंकि एसएससी जेईई का एग्जाम इतना टफ नहीं होता। ओके। और क्या फाइनल ईयर स्टूडेंट अपीयर हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, लेकिन अगर उनका जो एग्जाम का जो रिजल्ट है, उनके जो फाइनल एग्जाम का रिजल्ट है, अगर वो 1 अगस्त से पहले आ जाता है तो वो अपीयर हो सकते हैं एसएससी जेईई 2019 के लिए। ओके। तो भाई ये थे कुछ जनरल क्वेश्चंस। अब हम डिस्कस करते हैं सक्सेस मंत्र फॉर एसएससी जेईई 2019। तो अगर मैं सक्सेस मंत्र की बात करूं तो गाइस 4 स्टेप में आपको ये प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। जितने भी एसएससी जेईई का जो हमने सिलेबस डिस्कस किया था उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे आपको क्लियर करने हैं। उनकी जो भी थ्योरी है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये है आपका स्टेप 1। उसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको आपको सोल्व करना है। गो फॉर पीवाईक्यूज। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपको इजीली नेट पर मिल जाएंगे, आप उन्हें डाउनलोड कर लीजिए और उन क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करिए। ओके। क्योंकि मैंने देखा है कि एसएससी जेईई के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अक्सर रिपीट होते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर सोल्व करना एसएससी जेईई के लिए। ओके। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि आप कोई सी भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज का बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको इससे टाइम मैनेजमेंट का पता लग जाएगा, क्योंकि जो हमारा 4th स्टेप है वो यही है, टाइम मैनेजमेंट। जैसे कि जब मैंने एग्जाम ऑफ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन डिस्कस किया था तब मैंने आपको बताया था कि 200 क्वेश्चंस आते हैं और आपको मिनट्स कितने मिलते हैं, 120 मिनट्स। तो एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट भी आपको नहीं मिलता। तो आपको टेस्ट सीरीज ले लेनी है, कोई सी भी आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए। मैं यहां पर किसी भी टेस्ट सीरीज का कि यहाँ पे ऐड नहीं करने वाला, तो आप जो भी आपको टेस्ट सीरीज अच्छी लगती है आप वो टेस्ट सीरीज ले लीजिए। टेस्ट सीरीज का बेनिफिट आपको ये होगा कि आपकी उससे थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी, आपको आपकी एक्यूरेसी का पता लगेगा, और जो सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको ये होने वाला है कि आपको उससे टाइम मैनेजमेंट का भी आइडिया हो जाएगा। ओके। तो जो हमारा 4th स्टेप है वो यही है, टाइम मैनेजमेंट। इसके ऊपर मैंने स्टार मार्क किया हुआ है क्योंकि जो हमारा ये 4th स्टेप है टाइम मैनेजमेंट का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
अगर आपने एसएससी जेईई के लिए टाइम को मैनेज नहीं किया तो फिर आप कितना भी पढ़ लो, फाइनली ऐसा होगा कि जो वो 2 घंटे का जो पेपर होगा वो आपको पता भी नहीं लगेगा वो 2 घंटे कैसे निकल गए, और आप काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको आप देख भी नहीं पाओगे। ओके, तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टेप 1 क्या है, आपको बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना है। स्टेप 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करना है। स्टेप 3 टेस्ट सीरीज देनी है, और स्टेप 4 टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट आपको पहले से ही डिसाइड करके रखना है कि मुझे एक क्वेश्चंस के लिए या मुझे इस पार्ट के लिए कितना टाइम देना है। ओके, तो इस टाइम मैनेजमेंट को मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग आपको किस तरीके मतलब किस पार्ट को कितना टाइम देना चाहिए। ओके, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं टाइम मैनेजमेंट को। तो आज अगर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पेपर 1 में 3 पोर्शन रहेंगे। पहला जनरल अवेयरनेस, दूसरा रीजनिंग, तीसरा आपके कोर सब्जेक्ट। ओके, तो गाइस अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो जनरल अवेयरनेस को आपको देना है ओनली 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स ही आपको देना है और केवल जनरल अवेयरनेस को। उसमें अगर आपसे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं सारे के सारे तो अच्छी बात है, अगर नहीं होते हैं तो आप उनको स्टार मार्क करके उनको आप आगे बढ़ जाइए। आपको किसी भी क्वेश्चन में स्टक नहीं होना है, आपको बस ये पहले से ही सोच के रखना है कि मुझे 10 मिनट देने हैं केवल जनरल अवेयरनेस के लिए। ओके, उसके बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो गाइस रीजनिंग को आपको देना है 20 मिनट्स। 20 मिनट्स आपको देना है रीजनिंग को। 20 मिनट्स में क्वेश्चन सोल्व होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो आप मार्क करिए, आगे बढ़िए। रुक जाओगे तो आपको इसका बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। रुकना नहीं है, 20 मिनट देने हैं तो बस 20 मिनट ही देने हैं। ओके, तो यहां हो गए आपके 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स तो चले गए, अब बचे कितने, 1.5 आवर, 1.5 घंटा बचा। तो 1.5 घंटे में से आपको 1 घंटा देना है आपके कोर सब्जेक्ट को। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो तो आप इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस, या मैकेनिकल या सिविल से हो तो आपको जो 100 क्वेश्चन आपके कोर सब्जेक्ट के आएंगे उनको देना है आपको 60 मिनट। ओके, तो यहां ये बेनिफिट होगा कि आप 1.5 घंटे में पूरा का पूरा पेपर एटलीस्ट देख तो लोगे, और जो क्वेश्चंस इजी होंगे वो आप अटेम्प्ट कर लोगे। ओके, तो यहां 1.5 घंटे के बाद आप वो क्वेश्चंस जो आपसे नहीं हुए या आपको ये लगा कि इन क्वेश्चन को करने में टाइम लगेगा, और आपके इस टाइम मैनेजमेंट के कारण आपने जो पहले से डिसाइड कर रखा था कि 10 मिनट्स इसको देने हैं, 20 मिनट्स रीजनिंग को देने हैं, उसकी वजह से आप वो क्वेश्चंस नहीं कर पाए, तो उनको आप मार्क करिए। मार्क करने के बाद उन क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है नेक्स्ट 30 मिनट्स में। सो अटेम्प्ट मार्क्ड क्वेश्चन इन 30 मिनट्स। तो जो भी लेंथी क्वेश्चंस होंगे उनको आपको लास्ट में करना है, जो आपके 30 मिनट्स बचे हैं। ओके, और इसमें आप वो भी क्वेश्चंस देख सकते हो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए हैं। ओके, तो ऐसा टाइम मैनेजमेंट रखने से आपको बेनिफिट ये होगा कि आप 1.5 घंटे के अंदर पूरा का पूरा पेपर देख लोगे, और उसके बाद में जो आपके 30 मिनट्स बचेंगे उसमें आप वो क्वेश्चन कर लोगे जो काफी लेंथी थे, और उन क्वेश्चन को आपको सोल्व कर लोगे। अदरवाइज अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो गाइज आप स्टार्टिंग में ही क्या करोगे, कोई लेंथी क्वेश्चन होगा, अगर आपको लगेगा कि मैं एक क्वेश्चन कर सकता हूं, और आप उसमें इतना ज्यादा टाइम दे दोगे कि फाइनली जो इजी क्वेश्चन होंगे उन्हें करने के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। ओके, तो एसएससी जेईई के लिए जो ये टाइम मैनेजमेंट वाला जो ये पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और अक्सर स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट ना होने के कारण पेपर नहीं कर पाते, एटलीस्ट क्वालिफाई भी नहीं कर पाते, अच्छे मार्क्स तो दूर की बात। ओके, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको इसी टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको पेपर 1 को करना है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं मिस्टेक स्टूडेंट्स की, कि क्या वो मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से वो पेपर 1 में अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते। ओके, तो गाइज अगर मैं मिस्टेक की बात करूं तो बीटेक वाले स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो जनरल अवेयरनेस के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं देते। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स का आता है, तो वो 50 मार्क्स जनरल अवेयरनेस पढ़ते हैं, लेकिन वो इतने अच्छे से नहीं पढ़ते, और फाइनली जनरल अवेयरनेस में वो कितना स्कोर कर पाते हैं, ओनली 10 to 12 मार्क्स ही ला पाते हैं। ओके, और दूसरा रीजनिंग में जितने भी स्टूडेंट होते हैं अच्छा स्कोर करते हैं, सबके 40+ मार्क्स होते हैं, लेकिन अगर मैं कोर सब्जेक्ट की बात करूं, स्पेशली इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल में जो मिसिंग पोर्शन उनका क्या होता है, इल्यूमिनेशन नहीं आता। इल्यूमिनेशन के क्वेश्चंस अगर करते भी हैं, पढ़ के भी जाते हैं, तो वो गलत करके आते हैं, और कुछ अगर फॉर्मूले वाले क्वेश्चन आ जाते हैं इल्यूमिनेशन में तो वो बिल्कुल भी नहीं कर पाते। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग ये नहीं पढ़ के जाते, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये वाले क्वेश्चन सब
छोड़ के जाते हैं, और आई थिंक आई रूल्स जो होते हैं वो भी छोड़ के जाते हैं। ओके, तो टेक्निकल में जहां उनको 80 प्लस मार्क्स लाने चाहिए वहां कितने ला पाते हैं? ओनली 60 प्लस। तो 60 प्लस मार्क्स अगर आप ला रहे हो, रीजनिंग में 40 प्लस ला रहे हो और जनरल अवेयरनेस में आप 12 प्लस ला रहे हो, तो इससे आपको जो फाइनली आपका स्कोर कितना हो जाता है? 112 प्लस या 120 प्लस बस। लेकिन एसएससी जेईई की आपने लास्ट ईयर की अगर कट ऑफ देखी होगी तो वो कितनी गई है? अप्रोक्सीमेट 130 प्लस। ओके, तो हमें ओनली कट ऑफ नहीं क्लियर करनी है, हमें एटलीस्ट मार्क्स लाने हैं तो 140 प्लस या 150 प्लस मार्क्स लाने हैं, तभी हमारा पेपर 2 अगर इतना अच्छा नहीं भी गया तो भी हमारे सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो बनेंगे। ओके, तो जनरल अवेयरनेस के ऊपर आपको फोकस करना है, और जो टेक्निकल पार्ट है उसमें ये इल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रिक हीटिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आई रूल्स, अर्थिंग, इन टॉपिक्स को भी आपको अच्छे से कवर करना है। ओके, केवल जो बुक्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं उनमें से आपको केवल आंसर को नहीं रटना है। अगर आप केवल आंसर को रटोगे तो मैंने आपको बताया ना कि इन बुक्स में जो आंसर हैं वो सारे के सारे सही नहीं हैं। ओके, तो ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं किसी भी स्टूडेंट के सिलेक्शन ना होने में, तो आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। और अगर आप चाहते हो कि जो रीजनिंग या जनरल अवेयरनेस या टेक्निकल पोर्शन में किसी थ्योरी के टॉपिक को मैं डिटेल से डिस्कस करूं तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उस टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करूंगा, लाइक इल्यूमिनेशन हो गया या इलेक्ट्रिक हीटिंग हो गया, ताकि आपके जो ये वाला पोर्शन है ये इसमें आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे आए। और अगर आप कोई ऐसा भी टॉपिक चाहते हो जैसे पावर सिस्टम हो गया, उसमें से कोई पार्ट आप चाहते हो कि उसको मैं डिटेल से डिस्कस करूं तो मैं उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करूंगा। बाकी जो मेरी जो स्ट्रेटजी है एसएससी जेईई के लिए वो ये है कि मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और कुछ ऐसे क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा कि ताकि आपके टेक्निकल पार्ट में 80 प्लस मार्क्स आ जाएं। ओके, बाकी रीजनिंग की बात करें तो गाइस रीजनिंग आप इजीली 40 प्लस मार्क्स ला सकते हो, और जनरल अवेयरनेस को आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको जनरल अवेयरनेस नहीं करवा सकता। ओके, तो भाई ये थी प्रिपरेशन और स्ट्रेटजी और सक्सेस मंत्र फॉर एसएससी जेईई 2019। ओके, तो अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम हुए हैं उनकी कट ऑफ को एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट में बताइए, तो जो हमारा नेक्स्ट लेसन होगा उसमें मैं एसएससी जेईई के जो डिफरेंट एग्जाम में क्या कट ऑफ रही है कितने पोर्शन की वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी एसएससी जेईई के जितनी भी जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से करनी है, वो उसके जो लेसन्स हैं वो मैं एक अलग से कोर्स क्रिएट करूंगा, और उसके में जो मैं एक सीरीज स्टार्ट कर दूंगा कि आपको किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करना है, और वो जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उनको मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, और इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आप एक क्वेश्चन का जब आप सोल्यूशन देखोगे तो उससे आपसे तो उस कॉन्सेप्ट से आपसे 3 से 4 क्वेश्चन और हो जाए, तो आपको अननेसेसरी थ्योरी पढ़ने की भी नीड ना पड़े। तो अगर इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपकी किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और साथ में आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ये है मेरा व्हाट्सअप का नंबर। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में इस बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए। और अगर आप इसी लेक्चर को अनअकैडमी पर देखना चाहते हो तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जहाँ पे आप इसी लेक्चर को अनअकैडमी पर देख सकते हो बिना किसी ऐड के, और साथ में इसी लेक्चर के जो PDF फाइल्स है वो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए आपको उस लेक्चर को वॉच करना होगा, जिससे आपके वॉच टाइम के अकॉर्डिंग आपको कुछ कॉइन्स मिलेंगे, और उन कॉइन्स को आप यूज़ कर अनअकैडमी पर इसी लेक्चर की PDF फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।